स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस और अनडिसाइडेबिलिटी की। तो सबसे पहले देखेंगे चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस क्या है। तो चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस है कि किसी प्रॉब्लम के लिए यदि एल्गोरिथमिक प्रोसीजर है तो उसे आप भी सॉल्व कर सकते हो बाय पेपर एंड पेन, और कंप्यूटर और एल्गोरिथम प्रोसीजर है तो कंप्यूटर के लिए आप प्रोग्राम भी बना सकते हो, तो कंप्यूटर भी सॉल्व कर सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके लिए एल्गोरिथमिक प्रोसीजर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे तो बाय यूजिंग पेन एंड पेपर आप भी कर सकते हो, और कंप्यूटर के लिए आप प्रोग्राम बना दो, कंप्यूटर भी सॉल्व कर सकता है। तो ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय ट्यूरिंग मशीन। चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस यही कहता है, सॉल्व और डिसाइडेड। ठीक है, तो यहाँ ट्यूरिंग मशीन को और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जो ट्यूरिंग मशीन की इन्हांसमेंट्स भी यूज होते हैं, मल्टी टेप, मल्टी ट्रैक, सेमी इंडिपेंडेंट, ये सब जानते हो। और यही जो मेरा स्टेटमेंट है वही चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस है। और आप कह दो नहीं भाई चंद्रमा को थोड़ा सा खिसका लेते हैं, बच्चे खेलते रहेंगे, तो अब कह देने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ मून को हम अपने अर्थ के नज़दीक लाना, लेकिन इसके लिए एल्गोरिथम तो बनाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक रस्सा लो, मून को बांधो और इंडिया में 1,33 करोड़ लोग खींच ही लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसकी कोई एल्गोरिथम क्वेश्चन नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनकी कोई एल्गोरिथम नहीं है तो न तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, न कंप्यूटर सॉल्व कर सकता, तो उससे ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व नहीं कर सकती। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके सामने नहीं आया कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, एल्गोरिथम भी है इसकी और इसे कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, बट ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती। अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके नहीं आया। ठीक है, दिस इज द चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस। ओके, अब बात देखेंगे अनडिसाइडेबिलिटी की। तो अब प्रॉब्लम इज सेट टू बी डिसाइडेबल। पहले बात करते हैं डिसाइडेबिलिटी की। प्रॉब्लम डिसाइडेबल कहलाएगी इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट गिव द करेक्ट आंसर फॉर एवरी स्टेटमेंट इन द डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग के लिए यदि ट्यूरिंग मशीन करेक्ट आंसर देती है, मीन्स हेल्ड होती है, और वो भी एक्सेप्ट फाइनल स्टेट में, तो क्या कहेंगे प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। अदरवाइज क्या कहेंगे क्लास ऑफ प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, कि कुछ स्ट्रिंग्स के लिए, लैंग्वेज की कुछ स्ट्रिंग के लिए तो करेक्ट आंसर दे दिया, लेकिन लैंग्वेज की कुछ स्ट्रिंग्स के लिए करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो कहेंगे कि प्रॉब्लम क्लास ऑफ प्रॉब्लम इज़ अनडिसाइडेबल। तो यहाँ ये दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मैं कहूँ क्लास ऑफ प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, या कहें क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इज अनसॉल्वेबल। अनसॉल्वेबल, अनडिसाइडेबल एक दूसरे का सिनोनिम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू प्रूव द गिवन लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। देखो यहाँ जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरी आप वर्ड्स पे ध्यान दो। हमें एक प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम को प्रूव करना है कि प्रूव दैट प्रॉब्लम ए इज अनडिसाइडेबल। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमारे पास जिसे हम प्रूव कर चुके हैं अनडिसाइडेबल। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसका नाम है बी। बी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अनडिसाइडेबल है, ये हमें पता है, वी नो दैट। तो एनी हाउ इफ प्रॉब्लम बी कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉब्लम ए, then it is automatically proved that A is also a undecidable problem. Means एक जो well previously known undecidable प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस करें किसी न्यू प्रॉब्लम में जिसे हम अनडिसाइडेबल प्रूफ कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन फ्रॉम वन प्रॉब्लम इनटू अनदर, और इट शुड बी टेक पॉलिनोमियल टाइम। तो हम कहेंगे कि जो न्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि बी प्रॉब्लम ए में रिड्यूस हुई है और बी को हमें पता है कि बी अनडिसाइडेबल ऑलरेडी थी, तो अब हम यहाँ पे प्रूव हो गया कि ए भी अनडिसाइडेबल है। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ वेल नोन फेमस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी अनडिसाइडेबिलिटी आप पहले प्रूव करेंगे। जैसे सबसे पहले फेमस प्रॉब्लम है हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ये आती है आपके एग्जाम में, हर बार आनी, और स्टूडेंट हमेशा गलत करके आता है।
तो मीन्स हेल्टिंग का और डिटेल में बताएं। हेल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या कि एम आपकी कोई ट्यूरिंग मशीन है और कोई स्ट्रिंग आपने डब्ल्यू लेके दे दी कि भाई लो ये स्ट्रिंग लो और ये बताओ कि इस डब्ल्यू के लिए क्या मशीन हेल्ट होगी। तो ये डिसाइड करना, ये जो अपने आप में डिसाइड करना कि मशीन ट्यूरिंग मशीन एम विल हेल्ट फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू इज़ अ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। इसी को हम कहते हैं हेल्टिंग प्रॉब्लम। ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि मशीन एम डब्ल्यू पे हेल्ट होगी कि नहीं, ये हम पहले से बता ही नहीं सकते। करके देखें तो बात अलग है, पहले से नहीं बता सकते। तो ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ऐसे दूसरी पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो अनडिसाइडेबल हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ एक ही क्वेश्चन आता है, हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो उसके लिए हम पहले तैयार हो जाएं। तो देखो इसमें जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन को तो समझा दिया, फिर से एक बार समझे। हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन स्टेट्स क्या कि गिवन ए ट्यूरिंग मशीन एम नाम है ट्यूरिंग मशीन का, एंड एन इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू टू द मशीन एम, वी हैव टू डिटरमाइन इफ द मशीन एम विल इवेंचुअली हेल्ट व्हेन इट इज गिवन इनपुट डब्ल्यू के लिए हेल्ट होगी। अब हेल्ट फाइनल में हो रही है नॉन फाइनल में हो रही है, डजंट मैटर। हेल्ट हो रही है कि नहीं, बात अब यहाँ केवल हेल्ट होने की है। हमें ये नहीं देखना है कि वो फाइनल स्टेट में हेल्ट हो रही है नॉन फाइनल स्टेट में हेल्ट हो रही है। हमें यहाँ ये पता करना है कि एम मशीन डब्ल्यू इनपुट के लिए हेल्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये पता करना ही अपने आप में हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन है। सो द हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अनसॉल्वेबल और वी कैन से अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। अब प्रूफ देखेंगे, सबसे ज़्यादा तो प्रूफ है। अब यही आता है प्रूफ दैट, तो इसको बहुत ध्यान से केयरफुली आप देखेंगे, बाकी लिखा तो है ही। तो सबसे पहले जो मूव्स हैं ट्यूरिंग मशीन के, उनको हमने बाइनरी इनकोड कर लिया और इनकोडिंग आप जानते हो। यहाँ आपको करना नहीं है, आपको बस जो लिखा है वो लिखना है और उसको समझना है बस क्योंकि यही शॉर्ट नोट आता है, आपको यही पट से लिख देना है और आपके मार्क्स पूरे हो गए 10। इनकोड द ट्यूरिंग मशीन एम ट्यूरिंग मशीन को हमें इनकोड करना है। अब आपको करना नहीं है, बस ये लिखना है। ओके, अब अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ हेल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैन बी प्रूव्ड थ्रू मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। यहाँ पे लिखेंगे ये कि हम किस मेथड से प्रूव करेंगे अनडिसाइडेबिलिटी को, हेल्टिंग प्रॉब्लम की मेथड यूज़ करेंगे, कंट्राडिक्शन का मेथड। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने बस इसका उल्टा एज्यूम कर लिया कि हमने इसे सॉल्वेबल मान लिया, मीन्स डिसाइडेबल मान लिया। अब सॉल्वेबल मान लिया, डिसाइडेबल मान लिया, तो हमने बाइनरी इनकोडिंग ऑफ एम जो हमने पहले कंप्यूट की थी और इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू को एक मशीन में दे दिया फॉर एम। तो हमने एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की जिसको मैं कह रहा हूँ H1, जो 2 इनपुट ले रही है, एम ट्यूरिंग मशीन एंड डब्ल्यू इनपुट स्ट्रिंग, मीन्स एम एंड इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू। इन H1 विल हेल्ट इफ एम हेल्ट फॉर इनपुट डब्ल्यू। H1 कब हेल्ट होगा, जब एम ट्यूरिंग मशीन इनपुट डब्ल्यू के लिए हेल्ट होगी तो H1 भी हेल्ट होगा, और एम डब्ल्यू पे हेल्ट नहीं होगी तो H1 भी लूप करेगा फॉर एवर। मीन्स H1 जनरेट एन आउटपुट हेल्ट इफ H1 डिटरमाइंस दैट एम स्टॉप्स ऑन इनपुट डब्ल्यू। एम डब्ल्यू पे स्टॉप करेगी कि नहीं, मीन्स स्टॉप। देखो हेल्ट होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि फाइनल स्टेट में हेल्ट हो, नॉन फाइनल स्टेट में भी हेल्ट कर सकता है। तो ये पता करना कि एम डब्ल्यू पे हेल्ट होगी कि नहीं होगी। यदि ये पता कर लिया मीन्स एम डब्ल्यू पे हेल्ट होगी तो H1 भी हेल्ट होगी, और एम डब्ल्यू पे लूप करेगी फॉर एवर तो H1 भी लूप करेगी। हमने H1 मशीन ये कैसी बनाई, आसानी से समझ सकते हैं। ओके, नाउ स्टेप 2 में हमने क्या किया, अभी H1 में हमने 2 इनपुट दिए थे, एक तो मशीन एम और इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू। अब मैंने H1 तो H रखा, अब मैंने क्या किया कि एक H2 मशीन बनाई। नाउ टेक ए मशीन H2 विच टेक्स बोथ इनपुट एज एम। अब मैंने M और W की जगह भी M ले लिया, लेकिन मशीन क्या कर ली, H2। ऐसे ही जैसे H1 थी ऐसे ही एक मशीन बनाई मैंने H2, और यहाँ दोनों इनपुट को मैंने M मशीन दूसरा भी M मशीन। इफ़ ट्यूरिंग मशीन M stops for input M, then H2 will halt
means H2 will stop, otherwise H2 will loop, means H2 should be able to determine if Turing machine M will held on M as its input. M मशीन को M ही इनपुट दे दिया जाए, मीन्स मशीन को खुद ही एज ए इनपुट दे दिया जाए, तो वो हेल्ड होगी कि नहीं ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये H2 डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो H2 हेल्ड होगा, दैट मीन्स M मशीन अपने आप इनपुट M पे हेल्ड हो रही है, और H2 लूप कर रहा है, मीन्स M मशीन जब अपने आप का इनपुट देते हैं, M को ही इनपुट के फॉर्म में दे दें M में, तो H2 लूप करेगी। ऐसे ही यहाँ पे H1 क्या है? H1 क्या डिटरमाइन कर रही है कि जब M W पे स्टॉप होगी तो H1 हेल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, नाउ हमने एक मशीन बनाई H3, जिसका जो फंक्शन है H2 के जस्ट उलट बना दिया, H2 के उल्टा, कि H2 हेल्ड है तो मशीन S3 लूप करेगी, और H2 लूप कर रही है तो मशीन S3 हेल्ड करेगी। H2 का रिवर्स बना दिया। ठीक है, मीन्स नाउ कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन S3 दैट टेक्स आउटपुट ऑफ H2। H2 का आउटपुट तो ले, आउटपुट को इनपुट में ले, बट काम उल्टा करे। कैसे? कि H2 का जो हेल्ड है, कि H2 हेल्ड है तो मशीन S3 क्या करे? लूप फॉरएवर, और H2 लूप कर रही है तो मशीन S3 हेल्ड हो जाए। तो हियर वी कंस्ट्रक्ट H3 कंस्ट्रक्ट किया दैट विल डू द अपोजिट ऑफ H2। H2 के अपोजिट फंक्शन वाली हमने S3 बना दी। अब लास्ट स्टेप में समझना, देखो H2 तक समझ गए कि H1 क्या था, कि M इनपुट था, W इनपुट था, H1 डिटरमाइन कर रहा था, H1 हेल्ड होगा, दैट मीन्स M W के लिए स्टॉप हो रहा है, हेल्ड हो रहा है, तो H1 हेल्ड हो रहा था। H1 हेल्ड लूप कर रहा है, मीन्स M W पे स्टॉप नहीं हो रहा था। फिर H2 बनाया, H2 में हमने क्या किया कि M को ही इनपुट में दे दिया M के लिए, तो M पे स्टॉप होगा तो H2 स्टॉप होगा, M पे स्टॉप नहीं होगा तो H2 लूप करेगा, मीन्स H2 ये डिटरमाइन करेगा M पे स्टॉप हो रहा है कि नहीं, और M पे स्टॉप नहीं हो रहा तो H2 लूप करेगा। अब मैंने एक S3 फंक्शन बनाया, S3 मशीन बनाई जो H2 का जस्ट रिवर्स फंक्शन बना दिया। अब यहाँ S3 का देखो, अब मैंने S3 में H3 को ही पास कर दिया। ये तो मैं कर सकता हूँ ना, ये कुछ भी कर सकती हूँ। S3 जो मशीन है, S3 में मैंने S3 मीन्स 2 बार पास कर दी, मीन्स S3 की इनकोडिंग और S3 एज ए इनपुट मैंने पास कर दी। और S3 क्या करेगी? S3 तो उल्टा काम करेगी कि S3 हेल्ड, यहाँ से एक्सप्लेन करो, इफ H3 हेल्ड फॉर इनपुट S3 देन S3 विल लूप्स फॉरएवर। क्या कहिए? यही तो था, ये हेल्ड हो रही है। इफ S3 हेल्ड्स ऑन S3 देन S3 वुड लूप फॉरएवर। यहाँ यही तो था, यहाँ तो यही तो था। M पे हेल्ड हो रही है तो ही तो S2 हेल्ड हो रही थी। M पे हेल्ड हो रही है तो S3 क्या कर रही थी? लूप्स फॉरएवर। M पे हेल्ड हो रही थी तो S3 लूप्स फॉरएवर। यहाँ S3 पे हेल्ड हो रही है तो S3 क्या करेगी? लूप फॉरएवर। काम तो वही है। और S3 will not held for input S3 then S3 will held. If S3 loops forever on input to S3 then S3 holds. This is how we constructed it. ये तो हमने बताया कि उसका उल्टा चलता है। यहाँ पे देखो M पे स्टॉप हो रहा है, मीन्स S2 हेल्ड हो रही है। S2 हेल्ड हो रही है तो S3 क्या कर रही है? लूप कर रही है। मीन्स जब M पे स्टॉप हो रहा है तो S3 लूप कर रही है। मीन्स जब ये इस पे स्टॉप होता है, मीन्स M इनपुट पे स्टॉप होता है तो S3 क्या करती है? हेल्ड करती है। अब यहाँ पे मैंने ये इनपुट दे दिया, S3 पे स्टॉप हो रही है तो S3 क्या करेगी? S3 का जब स्टॉप हो रही है, जब ये इस पे स्टॉप था, M पे स्टॉप हो रही है तो S3 क्या कर रही है? लूप्स फॉरएवर। S3 पे स्टॉप हो रही है तो S3 क्या कर रही है? हेल्ड। If S3 helds on input S3 then S3 would loop forever. If S3 loops for S3 then S3 helds. क्या है स्टेटमेंट? देखो ये इस स्टेटमेंट को S3 जब S3 इनपुट पे हेल्ड होगी तो S3 लूप करेगी। मतलब S3 इनपुट पे हेल्ड होगी तो S3 लूप करेगी। मतलब S3 दो काम एक साथ कर रही है, S3 हेल्ड भी हो रही है, S3 लूप भी कर रही है। ठीक है। दूसरा,
S3 इनपुट पे लूप करेगी तो S3 हेल्ट होगी, मीन्स S3 लूप भी कर रही है और S3 हेल्ट भी हो रही है, मीन्स बट देयर इज समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। S3 है, लूप भी कर रही है और हेल्ट भी हो रहा है। S3 है, S3 पे हेल्ट भी हो रहा है और S3 लूप भी कर रही है, मीन्स S3 मशीन क्या क्या कर सकती है, तो साइमल्टेनियसली दो काम तो नहीं कर सकती कि S3 हेल्ट भी हो और S3 लूप भी हो। इन ईदर केस द रिजल्ट इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। अब समथिंग इज रॉन्ग मीन्स S3 इज नॉट ए रॉन्ग क्योंकि हमने बनाया, S2 इज नॉट ए रॉन्ग क्योंकि हमने बनाया, H1 इज नॉट ए रॉन्ग क्योंकि हमने बनाया इसकी फंक्शंस मशीन को। दैट मीन्स आवर एजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। H1 H2 H3 ये रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये तो हमने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो रॉन्ग क्या होगा, एजम्पशन ही रॉन्ग होगा। तो H1 देयरफॉर बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन S3 एंड H2, तो देयरफॉर H1 is wrong. H1 is wrong means assumption is wrong. Therefore, these does not exist a Turing machine which can decide that, means there does not exist a Turing machine which can decide that M will halt on W or not. So this is the final topic of your syllabus. हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और है, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, और वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसे मैं उसको भी बना देंगे, क्या है, टाइम मिला तो, बट थोड़ा बोर तो हो ही जाते हैं बनाते। ठीक है, थैंक यू।